ऑडियो 2 स्वच्छता मनुष्य का गौरव। पर जब रक्त के श्वेत कण निर्बल हो जाते हैं और कीटाणुओं से उनकी तत्परतापूर्वक लड़ाई नहीं हो पाती तो फिर रोगों का अड्डा शरीर में जमने लगता है। गंदगी एक प्रकार से रोग कृमियों की सेना ही है। उसे हटाने की तीव्र प्रतिक्रिया जब तक हमारे स्वभाव का अंग बनी रहती है तब तक उसे पैर टिकाना संभव नहीं होता। अवांछनीय तत्वों से संघर्ष न हो तो वे कभी भी हटने का नाम न लें। शत्रुओं को, गुंडे बदमाशों को यदि प्रतिरोध का भय ना हो तो वह अपनी करतूतें बढ़ाते ही चले जाएंगे। इसलिए आत्मरक्षा के लिए संघर्ष करना मनुष्य का आवश्यक धर्म कर्तव्य माना गया है। इस कर्तव्य को जो छोड़ देगा उसके लिए जीवित रह सकना कठिन हो जाएगा। गंदगी की लानत द्वारा जिसे अपना गौरव नष्ट होने से बचाना हो उसे संघर्षशील होना ही पड़ेगा। जहां भी गंदगी दिखाई पड़े वहीं भिड़ जाना होगा। उसे जब तक हटा न दिया जाए चैन न पड़े। तुरंत जाएं, कोई सहायक न मिले तो अकेला ही जुट पड़े। तभी यह संभव है कि स्वच्छता का गौरव का आनंद उपलब्ध किया जा सके। कई व्यक्ति गंदगी से घृणा तो करते हैं पर उसे हटाने से कतराते हैं। यह घृणा का विलक्षण तरीका है। चोर से घृणा तो की जाए पर जब वह घर में घुसे तो उससे दूर ही खड़ा रहा जाए। ऐसा करने से चोर को हटाया जाना कैसे संभव होगा? घर में कहीं बिल्ली ने टट्टी कर दी अथवा चूहा मरा पड़ा है या कोई और ऐसी बात है, आप उसे छूने या हटाने से झिझकते हैं तो फिर वह गंदगी हटेगी कैसे? मलिनता से घृणा करना उसी का सार्थक है जो उसे हटाने के लिए जुट जाए। जिससे ऐसा न बने उसके बारे में तो यही कहा जाएगा कि स्वच्छता से घृणा करता है। यदि ऐसा न होता तो गंदगी को हटाने के लिए अपने शत्रु को खदेड़ने के वास्ते तत्परता प्रदर्शित क्यों नहीं करता? होना यह चाहिए कि जहां भी गंदगी दिखाई दे हम तत्काल एक क्षण भी बिना गंवाए उसे हटाने के लिए जितना अधिक उत्साही एवं सक्रिय रहें उसे उतना ही स्वच्छ रहने का आनंद मिलेगा। जो सफाई तो चाहते हैं पर मैलेपन को हटाने से कतराते हैं वह भला किस तरह अपनी चाहना को साकार बना सकेंगे? जहां कूड़ा करकट देखा कि बुहारी लेकर उसे झाड़ने में तुरंत जुट जाएं। जहां सामान अस्त व्यस्त देखा वहां तुरंत उसे यथास्थान रखने में लग जाएं। यह स्वभाव जिसका बन गया समझना चाहिए कि उसे स्वच्छता प्रिय मनुष्य का सम्मान मिलेगा। जो गंदगी को देखकर कुड़कुड़ाता तो है, नाक भी सिकोड़ता है पर उससे बचता बचाता फिरता है, छूना नहीं चाहता। हटाने में गंदगी के संपर्क में आना पड़ता है। स्वच्छता तो एक वरदान है जो उसे मिलता है जिसे गंदगी से लड़ने की साधना करने में उत्साह रहे। गांधी जी के साबरमती आश्रम में यह नियम था कि आश्रमवासी टट्टियां स्वयं साफ करें, दूसरे स्थानों की गंदगी भी स्वयं हटावें। यह नियम उन्होंने इसलिए बनाया था कि आश्रमवासी अपनी स्वच्छता की अभिरुचि परिष्कृत करने की मानव की प्रथम परीक्षा को भली भांति उत्तीर्ण कर सकें। कोई यह पूछता कि यह कार्य मेहतर से क्यों न कराया जाए तो वे यही उत्तर देते कि ऐसा करने पर अपनी गंदगी को हटाने की परिष्कृत अभिरुचि का विकास न हो सकेगा और केवल शौचालय में ही नहीं वरन अपने कार्यालय में भी आप गंदगी के ढेर लगाए रहेंगे। इसलिए स्वच्छता के लिए गंदगी हटाने की तत्परता आपको एक आध्यात्मिक एवं नैतिक साधना की तरह ही करनी चाहिए। गंदगी में इतना ही दोष नहीं है कि उससे बीमारियां फैलने का डर है या देखने में कुरूपता प्रतीत होती है। यदि इतनी ही हानि होती तो उसे सहन भी किया जा सकता था, पर यह भौतिक हानियां मात्र थी। इसकी एक सीमा तक उपेक्षा भी की जा सकती थी। बड़ी हानि तो स्वभाव को दूषित होने की है। गंदगी सहने की आदत जिससे पड़ गई उसका कोई कार्यक्रम व्यवस्थित नहीं रह सकता। अव्यवस्था उसके स्वभाव का अंग बन जाती है। जो भी काम करता है वे अधूरे, बेतरतीब, लंगड़े लूले, टूटे फूटे बने रहते हैं। आदि से अंत तक वह एक भी काम को यथावत नहीं कर पाता। फलस्वरूप उसका प्रतिफल भी संदिग्ध ही रहता है। अभी एक कार्य आरंभ किया, वह पूरा न होने पाया कि दूसरा आरंभ कर दिया, वह भी समेटा नहीं कि तीसरा शुरू हो गया। यह मानसिक अस्तव्यस्तता की जननी है। क्या घर का सामान, बिस्तर, कपड़े, बर्तन, पुस्तक, क्या उपार्जन, अध्ययन का कार्यक्रम दोनों में स्वभाव एक सा है। घरों में यही होता है। कपड़ा उतारा, उसे यथास्थान ठीक तरह रखने के पूर्व ही दूसरा काम शुरू कर दिया। कपड़ा या बर्तन जहां का तहां पड़ा रह गया, नया काम चल पड़ा। गर्मी में बाहर से आए हैं, पंखा झलने लगे। पानी पीकर गिलास एक और पटक दिया, कपड़े उतार कर इधर उधर डाल दिए और दूसरे काम में लग गए। अव्यवस्था इसी प्रकार बढ़ती है। बच्चे यही सब तो करते हैं। वे हर काम अधूरा छोड़ते हैं।
यह बचपन जिनके स्वभाव का अंग बन गया है, वह दफ्तर में या दुकान में, क्या लोक व्यवहार में, हर जगह ऐसी ही अस्त व्यस्तता बरतते हैं। हर काम अधूरा जिसकी गतिविधियां इस प्रकार चल रही हों, उसे बड़े कामों में तो क्या, दैनिक छोटे छोटे कामों में भी पग पग पर असफलता का मुंह देखना पड़ता है। जो काम आरंभ किया उसका अंत करके ही दम लेना, कोई काम अधूरा न छोड़ना, यह दृष्टिकोण स्वच्छता का आधार है। लापरवाही हटाकर उत्तरदायित्व की भावना जिस व्यक्ति ने अपना स्वभाव बनाया होगा, वह यह कैसे सहन कर सकेगा कि उसका कोई काम अधूरा पड़ा रहे और वह दूसरों के सामने उसकी फूहड़ होने की चुनौती प्रस्तुत करे। एक काम आदि से अंत तक पूरा करना, जब जो काम हाथ में लिया हो तब उसे पूरा करके दूसरा आरंभ करना, यदि यह आदत डाल ली जाए तो फिर अस्त व्यस्तता, जो गंदगी का ही एक रूप है, उत्पन्न नहीं होगी। कोई बहुत बड़ा काम हो, उसे खंड खंड करके पूरा करना हो, या कोई अनायास ही आकस्मिक कार्य सामने आ जाए तो यह बात दूसरी है। उसके लिए तात्कालिक हेरफेर किया जा सकता है, यह अपवाद है। साधारणतया आदत ऐसी ही डालनी चाहिए कि जब जो काम करना हो उसे पूरा करके उठा जाए। कपड़े, बर्तन, पुस्तकें, जूते आदि को पहले ठीक तरह यथास्थान रखकर तब दूसरा काम आरंभ किया जाए तो हर चीज यथास्थान रखी हुई मिलेगी। घर में कूड़ा करकट कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा। जहाँ भी जो चीज अव्यवस्थित रखी दिखाई पड़े उसे संभालना ऐसी आदत है जिसके कारण इस तरह की भूलें होते रहना बंद हो जाती हैं और गृह व्यवस्था में कोई अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। तब सोचने का ढंग यह बन जाता है कि एकाध घंटे पीछे जो सफाई फजीहत एवं नाराजगी के साथ की जाती है, उसे पहले से ही क्यों न कर लिया जाए। यह प्रश्न जब बार बार मन में उठता रहता है तो फिर ढील पोल का स्वभाव भी बदल जाता है। घर का प्रमुख व्यक्ति जब स्वच्छता प्रिय स्वभाव का होगा, गंदगी हटाने में उत्साहपूर्वक सावधानी बरतता है, तो उसका अनुकरण परिवार के दूसरे लोगों को भी करना पड़ता है। वैसी आदत घर भर को पड़ जाती है। किंतु यदि पारिवारिक प्रमुख व्यक्ति आलसी, लापरवाह और फूहड़ आदतों का होगा और स्वयं गंदगी पैदा करता रहेगा, तो घर में वही बुराई छूत की बीमारी की तरह पनपेगी और सारा घर गंदगी की ढेर की तरह दिखाई देगा। सीधी सच्ची बात है कि जब तक हमारे घर, द्वार और रास्ते गंदे रहेंगे, हमारी आदतें गंदी रहेंगी। तब तक हम अपने आप को सभ्य और सुसंस्कृत नहीं कह सकते। आज पूरा भारत और भारतीय समाज गंदगी का अखाड़ा बन गया है। इस बात से न हम इनकार कर सकते हैं न आप। गांव की गलियां गंदगी हैं, सड़कों के किनारे गंदे हैं, लोगों के पखाने जाने और पेशाब करने के तौर तरीके गलत हैं। इतना ही नहीं, आज जीवन के हर क्षेत्र में गंदगी प्रवेश कर गई है। सोचने और व्यवहार करने का तरीका भी गंदा हो गया है। दूषित मनोवृत्ति और दूषित वातावरण के रहते भले ही लोगों का धर्म और दर्शन कितना ही गौरवपूर्ण एवं प्राचीन क्यों न हो, उन्हें कोई सम्मान नहीं दे सकता। श्रेष्ठता और संस्कृति का पहला गुण स्वच्छता है। हम साफ रहकर ही अपने आदर्श सिद्धांतों की रक्षा कर सकते हैं। सफाई प्रकृति का एक मौलिक गुण है। स्वच्छता और पवित्रता धर्म का प्रथम अंग माना गया है, तो उसका सही सही ज्ञान होना भी आवश्यक है। शिक्षा और संस्कृति के साथ सफाई का स्वास्थ्य से भी अटूट संबंध है। पर आजकल लोगों ने सफाई के संबंध में अपना दृष्टिकोण बड़ा संकुचित कर लिया है। शरीर की, वस्त्रों की और घर के भीतरी कमरों की साज सज्जा का तो पूरा ध्यान रखते हैं। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि मनुष्य के व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में सफाई का आर्थिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से क्या स्थान है। हमने सफाई को आध्यात्मिक जीवन का मुख्य पहलू माना है, तो उसे एक निश्चित क्षेत्र में ही सीमित नहीं रख सकते। समाज के सर्वांगीण हित की दृष्टि से सफाई के बुनियादी तथ्यों तक पहुंचना होगा। गंदगी के कारण जानने होंगे और उनका निवारण भी करना होगा। शहरों में मकानों के जो अहाते होते हैं या नालियां होती हैं, वहां तरह तरह के कचरे के ढेर पाए जाते हैं। बच्चे रास्तों में किनारों पर टट्टी करते हैं, पखानों में नालियां पाट दिए जाते हैं। कचरे के ढेर में जूठन, मरे चूहे, थूक, बच्चों के पखाने के साथ साथ खाली टूटी फूटी शीशियां, डब्बे, घड़ों के ठीकरे, कागज, चीथड़े, टूटे फूटे झाड़ू, कंघे, कांच के टुकड़े, दातुनों की चीरियां, केले के छिलके, तरकारी के डंठल, हर तरह की परित्यक्त और गंदगी वस्तुओं का मेला लगा रहता है। गांव के लोग खुले स्थानों में, खेतों में, मेड़ों में, गलियारों के दोनों तरफ, गांव के भीतर के टूटे फूटे मकानों में पखाना कर देते हैं।
कई गांवों में तो नाक बंद करके ही प्रवेश करना पड़ता है। खुले में किए गए पखाने की बदबू हवा में फैलती है और उससे बीमारी फैलती है। मल पर मक्खियां बैठती हैं और फिर वही मक्खियां लोगों के शरीर तथा खाने पीने की वस्तुओं पर बैठती हैं। वही खाना लोग खाते हैं तो मक्खियों के द्वारा लाई हुई गंदगी पेट में पहुंच जाती है और हमारे लिए बीमारी का साधन बन जाती है। किसी रेलवे स्टेशन पर जाकर चक्कर लगा आएं। प्लेटफॉर्म पर थोड़ी देर रुककर गाड़ी चली जाती है, तब वहां क्या दिखाई देता है? रेल की पटरियों पर ढेर सारा पखाना, पेशाब, प्लेटफॉर्म पर कुल्हड़ के टुकड़े, बीड़ी सिगरेट के सुलगते हुए टुकड़े, पान की पीक, फलों के छिलके, यही सब तो सफाई करने वाले यात्री छोड़ जाते हैं। भला बताइए कि यह कोई सभ्यता हुई कि आप तो चले गए, वहां रुकने वालों, रहने वालों के लिए रोग, बीमारी और मौत की दवा छोड़ते गए। सिनेमा हॉल में भी भारी संख्या में दर्शक पहुंचते हैं। इंटरवल होता है तो दर्शकों का हुजूम भीतर से निकला और टिड्डी दल की तरह सिनेमा के बिल्डिंग के आसपास फैल जाता है। पेशाब घर होते हुए भी खुले में दीवारों के सहारे पेशाब कर जाते हैं। शहरों में लोग ऊपर स्टॉल पर, होटलों में बैठकर भोजन करते हैं, नीचे नाली में टट्टी बहती रहती है। दुकानदारों का पेशाब घर भी वही नाली होती है। बचा हुआ जूठन, बर्तनों की धोवन भी वहीं पटक दिए जाते हैं। कुल मिलाकर भोजनालय के नीचे एक भरा पूरा दुर्गंधालय बन जाता है। इन दोनों का संबंध मक्खियां जोड़ देती हैं और रोग के कीटाणुओं का निर्यात प्रारंभ हो जाता है। ऐसी गंदगी हर शहर, हर गांव में देखने को मिलती है और उससे प्रतिवर्ष हैजा, मलेरिया, प्लेग, क्षय और अनेक तरह के स्त्रियों तथा बच्चों के रोग फैलते हैं। पर इस सामूहिक बुराई के प्रति लोग अपने व्यक्तिगत कर्तव्य पालन के लिए तैयार नहीं होते। मलमूत्र की सफाई ऐसा मोटा विषय है जिसके लिए लोगों के शिक्षित अशिक्षित होने का सवाल ही नहीं उठता। कुत्ता जहां बैठता है उस स्थान पर पहले पंजों से साफ कर लेता है। बिल्ली हमेशा किसी धूल वाले स्थान के पास टट्टी करती है और टट्टी होने के बाद उसे रेत से ढक देती है। जंगली बिलाव अपने निवास स्थान से बहुत दूर जाकर टट्टी करते हैं। मधुमक्खियां दिन में 2 बार सामूहिक रूप से छत्ते से उड़ती हैं और बड़ी देर तक बाहर उड़ती हुई टट्टी कर लेती हैं। यह छोटे छोटे जीव जंतु यदि गंदगी के प्रति इतने सावधान रहते हैं तो कोई कारण नहीं कि मनुष्य भी सफाई का प्रबंध ना कर सके। पर अपनी गंदी आदत के कारण वह इस घिनौनी शक्ल को मिटाने की इच्छा नहीं करता, अथवा यह कहना चाहिए कि गंदगी उसकी प्रकृति में मिल गई और उसे वह बुरी नहीं लगती। कुछ को बुरी न लगे न सही, पर समाज में दूसरे लोग भी तो होते हैं जिनको सफाई प्यारी है, स्वास्थ्य प्रिय होता है। सफाई का महत्व सामाजिक दृष्टि से भी समझना चाहिए। सफाई का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है, इसके बिना समाज टिक नहीं सकता। अतः जिस प्रकार व्यक्तिगत जिंदगी में अन्य सामाजिक नियमों को स्थान दिया जाता है, ठीक उसी तरह मलमूत्र की स्वच्छता को भी सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य अंग मानकर आचरण करना चाहिए। स्वच्छता संस्कृति सद्गुण। स्वच्छता मनुष्य जीवन और मानवीय सभ्यता का अविभाज्य अंग है। हिंदू धर्म ही नहीं, हर एक धर्म में सफाई की ओर निर्देश करने वाले आचार वर्णित हैं। अंग्रेजी में कहावत है, सज्जनता के बाद स्वच्छता का ही स्थान है। रस्किन ने शिक्षा की व्याख्या करते हुए लिखा है कि हवा, पानी और मिट्टी का ठीक ढंग से उपयोग करना ही शिक्षा है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से ज्ञात होता है कि ईसा से 2000 वर्ष पहले भी सफाई के लिए नालियां होती थीं। क्लोसास तथा ट्राय के पराजय से पूर्व ही मिस्र के पुराने शहरों में भी नालियों का उपयोग किया जाता था। हिंदू धर्म में तो शुचिता को प्रमुख स्थान ही दिया गया है, पर आजकल हमारे सामूहिक जीवन में गंदगी ने पूरी तरह डेरा डाल लिया है। सफाई की जरूरत जीवन में आरंभ से अंत तक है, इसलिए इसका बुनियादी प्रशिक्षण भी लोगों को मिलना चाहिए। आरोग्य के लिए भी सफाई बहुत जरूरी है। बड़े रोगों और बुखार, खुजली तथा छोटे रोगों का असली कारण अस्वच्छता ही है। इसे दूर करके ही हम स्वास्थ्य संरक्षण कर सकते हैं। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता की रक्षा करनी है तो सफाई पर ध्यान देना ही होगा। स्वास्थ्य और आरोग्य की रक्षा के लिए भी वह आवश्यक है। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी सफाई का सर्वोपरि महत्व है, इसलिए इसकी व्यवहारिक जानकारी भी बहुत आवश्यक है। सफाई मनुष्य जीवन और मानवीय सभ्यता का अविभाज्य अंग है। हिंदू धर्म ही नहीं, हर एक धर्म में सफाई की ओर निर्देश करने वाले आचार वर्णित किए जाते हैं। खुले स्थानों पर या नालियों के किनारे लगे हुए कूड़े कचरे के ढेर और पखाने पर
दृष्टि कभी दौड़ाने का अवसर मिले और खुर्दबीन की सहायता से ध्यानपूर्वक देखा जाए तो इसमें सर्प के बच्चे जैसा एक छोटे से आकार का रेंगता हुआ जीव हर किसी को देखने को मिल सकता है। इसका वर्ण केंचुए जैसा मलिन और किंचित लाल जैसा होगा। यह छोटा सा जीव पखानों की गंदगी में आमतौर पर जन्म ले लेता है, पर चूंकि लोग उन स्थानों से निकलते समय दुर्गंध और घृणा से उधर से मुंह फेर लेते हैं, इसलिए उनके दर्शन नहीं हो पाते और ना ही लोगों को इनके कारनामों का पता चल पाता है। यह शुंडाकार जीव नर और मादा दोनों रूपों में पाए जाते हैं। नर को चूंकि प्रसव का कष्ट नहीं उठाना पड़ता, इसलिए वह आकार में काफी छोटा होता है। डॉक्टरों का ऐसा अनुमान है कि इस जाति की प्रत्येक आसन प्रसव गर्भिणी के गर्भ में लगभग 3.25 करोड़ जीव होते हैं। यह जीव कितने छोटे होते होंगे, इनका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। मलमूत्र का आर्थिक महत्व, उसका सदुपयोग। आजकल विकसित देशों में मलमूत्र का खाद के लिए बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। साधारणतया एक फसल उगाने के बाद जमीन का नाइट्रोजन तत्व कम पड़ जाता है। फास्फोरिक एसिड तथा पोटाश की कमी से भी उपजाऊपन कम हो जाता है। यह तीनों तत्व मानवीय मलमूत्र से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। जापान के सरकारी कृषि केंद्रों में प्रकाशित आंकड़ों में दिखाया गया है कि वहां प्रति वर्ष में 120 पाउंड मल और 700 पाउंड मूत्र इकट्ठा होता है। इस मल में नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड तथा पोटाश की मात्रा क्रमशः 120 पाउंड और 41 पाउंड होती है। यह मात्रा प्राकृतिक साधनों से प्राप्त किए गए तत्वों का दशांश होता है। इससे मालूम होता है कि मनुष्य का मलमूत्र कृषि के लिए खाद की बहुत बड़ी आवश्यकता को पूरा कर सकता है। मल एक सुंदर खाद। भारतवर्ष में कृषि के लिए खाद का प्रमुख स्रोत जानवर हैं। जानवरों के गोबर का भी 50% भाग तो ईंधन के रूप में फूंक दिया जाता है और मूत्र को इकट्ठा करने की व्यवस्था न होने से वह प्रायः बेकार चला जाता है। देश की जनसंख्या बढ़ेगी और मशीनों का बाहुल्य होगा तो जानवरों की संख्या पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। वे क्रमशः कम होते जाएंगे। इससे खेती के लिए खाद की समस्या भी बढ़ेगी। इसका कोई खास हल अभी से किया जाना चाहिए, अन्यथा खाद्य की प्रचंड समस्या को हल करना और भी कठिन हो जाएगा। पाश्चात्य जगत के इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों में मनुष्य के मलमूत्र को खाद के रूप में प्रयुक्त किए जाने के सफल प्रयोग हुए हैं। 1944 में डॉक्टर रिचर्डसन ने 6 वर्ष तक चीन में रहे कृषि संबंधी अनुसंधान किए। भारत में अपने एक व्याख्यान में बताया कि चीन ने अपनी जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाई है। इसमें गोबर की खाद का उतना महत्व नहीं जितना उन्होंने मनुष्य के मैले का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा, यदि चीन आदमी के मैले का उपयोग नहीं करता तो वह इतनी बड़ी आबादी को जीवित भी नहीं रख सकता था। 40वीं सदी के किसान नामक पुस्तक के रचयिता मिस्टर किंग ने भी चीनी, कोरियन तथा जापानियों द्वारा मलमूत्र का प्रयोग कर कृषि की उपज बढ़ाने का उल्लेख किया है। मिस्टर किंग अपने समय के विश्वविख्यात कृषि विशेषज्ञ माने जाते थे। इसे बर्बाद न करें तो भारतवर्ष में खाद देने वाले जानवरों की अपेक्षा मनुष्यों की संख्या दुगनी मानी जाती है। इससे मनुष्यों के मलमूत्र का खाद के रूप में उपयोग किया जा सके तो खाद और खाद्य दोनों ही समस्याओं को हल करने में आशातीत सफलता मिल सकती है। इस बात की ओर सन 1935 के लगभग बोयलकर तथा लेदर नामक भारतीय कृषि विज्ञान के 2 बड़े अधिकारियों ने सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया था।